तो अभी साल है 2127। फिल्म स्पेस में एक स्पेसशिप के अंदर शुरू होती है जिसका नाम है माइनोस। ये शिप जिस काम के लिए स्पेस में आई थी वो तो अब वहाँ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस बंदे ने उस शिप को बनाया था उसने खुद शिप के क्रू मेंबर्स को वापस अर्थ की ओर भेज दिया और खुद यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है। उसका नाम है डॉक्टर पॉल मर्चेंट और यह यहाँ और कुछ नहीं बल्कि उसी लेमेंट कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व करने आया है। लेकिन इसका मकसद कुछ और है। शिप के एक स्पेशल कमरे को पूरी तरह से लॉक करके उसने उस कमरे में एक रोबोट को बैठा रखा है जिसके हाथ में है वो पजल बॉक्स। लेकिन तभी उसके स्पेसशिप में एक और एयरक्राफ्ट घुसने लगता है जिसमें थी एक मिलिट्री टीम जो इसे पकड़ने आई थी। अब पॉल ये जानकर जल्दी से वो पजल सॉल्व कर देता है यूजिंग ए स्पेशल ग्लव, जिससे वो रोबोट के हाथों को कंट्रोल कर पा रहा था। पजल सॉल्व होते ही वो रोबोट फूट गया और फिर मारी पिनहेड ने एंट्री। पॉल पिनहेड को देखकर कुछ बदला लेने की बात करने लगा, लेकिन तभी उस मिलिट्री टीम ने उसे धर दबोचा। उनकी लीडर रिमर ने पॉल से पूछताछ शुरू करी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस बंदे को दिमागी बीमारी है, साला इतिहास में खोया हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसने गवर्नमेंट के काम में अपनी टांग अड़ाई और अकेला इतने बड़े एसेट को लेकर बैठा है। पॉल उससे कहता है कि उनके पास समय बहुत कम है, उसे कुछ खत्म करना है जो सैकड़ों सालों पहले शुरू हुआ था। वो उससे कहता है कि तुम सब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, वरना तुम्हें वो सब झेलना पड़ेगा जो तुम्हारा छोटा सा दिमाग कभी सोच भी नहीं सकता। पर्सनल जा रहा है। लेकिन रिमर का कहना था कि जाएंगे तो साथ जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। वो रिमर से कहता है कि अगर मैं तुम्हें पूरी कहानी यानी ये सब शुरू होने से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताऊं तो क्या तुम मुझे मेरा काम खत्म करने दोगी। रिमर ने उसकी कहानी सुनने के लिए हाँ बोल दिया और फिर उसने बताया असल मामला। पॉल तो कहानी बताता रहेगा, लेकिन उससे पहले गाइज मेरा नाम है चरण, आप देख रहे हैं खूनी मून चैनल और स्वागत है आपका आज की वीडियो में जहां आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा हेलरेजर 4 ब्लड लाइन का। 1996 में आई ये फिल्म हेलरेजर फ्रेंचाइज की 4th फिल्म है और इसके डायरेक्टर हैं केविन येगर और जो चैपल। ये फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की तरह एक सीक्वल भी है और एक प्रीक्वल भी है। नहीं समझे तो जल्दी समझ जाओगे। इसके पिछले तीनों पार्ट चैनल पर पड़े हैं जिन्हें मैं तो कहूंगा कि आप एक बार जरूर देखो, बाकी आपकी इच्छा है। इस पार्ट में हम जानेंगे कि लेमेंट कॉन्फ़िगरेशन किसने और कैसे बनाया और देखेंगे सेनोबाइट्स का अंत। जी हाँ, जैसा कि आपने शुरू में देखा ही कि ये फिल्म समय में बहुत आगे सेट है। खैर ज्यादा कुछ ना बताते हुए चलिए चलते हैं इसकी स्टोरी की ओर। तो पॉल रिमर को अपनी कहानी और यहाँ आने का रीज़न बताना शुरू करता है। तो आज से करीब 350 साल पहले यानी 18th सेंचुरी में पॉल के एक पूर्वज फिलिप लेमार्चेंट को एक पजल बॉक्स बनाने का काम मिला था जो था यही लेमेंट कॉन्फ़िगरेशन पजल बॉक्स। उसे ये काम एक रईस बंदे ने दिया था क्योंकि फिलिप को फ्रांस के सबसे बेहतरीन टॉय मेकर्स में गिना जाता था। फिलिप ने अपना सारा दिमाग, सारी एनर्जी, सारी क्रिएटिविटी, अपना सारा टाइम इस बॉक्स को बनाने में लगा दिया। उसके अंदर उसने टॉय को मूव करने वाला मैकेनिज्म भी लगा रखा था जिससे वो सोच रहा था कि ये टॉय तो अब उसे और भी ज्यादा मशहूर कर देगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस पजल बॉक्स को आखिर बनवाया किस चीज के लिए जा रहा है। खैर फिलिप और पॉल आपको एक जैसे ही दिखेंगे क्योंकि एक्टर सेम है। अभी एक और आने वाला है। फिलिप उस बॉक्स को डिलीवर करने के लिए इतना उतावला था कि उसने आधी रात को अपनी प्रेग्नेंट वाइफ जेनेविव को अकेला छोड़कर पजल पहुंचाना ठीक समझा। तभी हम ड्यूक डिलियल नाम के एक अमीर बंदे को देखते हैं जिसे फ्रांस का सबसे बड़ा जादूगर माना जाता है और ये ब्लैक मैजिक और डार्क रिचुअल्स वगैरह में भी बहुत इंटरेस्ट रखता है। और डिलियल ही वो बंदा है जिसने फिलिप को वो बॉक्स बनाने का ऑर्डर दिया है। डिलियल का असिस्टेंट जॉक वहाँ एक यंग वुमन को लेकर आता है जिसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। डिलियल उसके पास से 2 रुमाल निकालता है जिससे जॉक उसके हाथ बांध देता है ताकि उसे चोट ना लगे। उस लेडी को अपने ऊपर कुछ हुक्ड चेन्स और खाने में बहुत सारे कीड़े दिखाई देते हैं। तभी जॉक उसका गला घोटने लगता है जिससे वो लेडी मौके पर मारी जाती है। ऐसा होते ही वहाँ आता है टॉय मेकर फिलिप अपने पजल बॉक्स को लेकर। वो दोनों उससे पजल ले लेते हैं और उसे उसका पैसा दे देते हैं। इसके बाद वो उस लेडी को उठाकर एक लैब में लेकर आते हैं जहां वो लोग उसकी चमड़ी यानी उसकी स्किन को उसकी बॉडी से अलग करने लगते हैं। एंड गेस व्हाट, फिलिप भी बाहर से सब देख रहा था। स्किन और बॉडी को अलग करके वो लोग स्किन को अच्छी तरह से धोते हैं और वापस डाइनिंग टेबल के ऊपर लटक रहे चेन्स के पास आकर उसमें स्किन को लटका देते हैं जिसके नीचे स्टार शेप में टाइल्स लगे हुए थे, बिल्कुल किसी रिचुअल टाइप।
और अब काम आएगा वो पजल बॉक्स। डिलियल एक स्पेल यानी एक मंत्र बोलने लगता है जिससे जमीन के नीचे से रोशनी आती है और देखते देखते जमीन फटने लगता है। इसके बाद वो बॉक्स अपनी चाल चलता है और जमीन के नीचे से कोई उस लेडी की स्किन के अंदर घुस जाता है, मानो कोई उस स्किन को कपड़े की तरह पहन रहा हो। काफी देर तक ये तंत्र मंत्र चलता है जिसके बाद सब कुछ शांत होता है और अब उस लेडी की स्किन हेल से आए किसी डीमन ने पहन ली थी। जी हाँ, उस बॉक्स को स्पेसिफिकली अर्थ और हेल के बीच का दरवाजा बनाने के लिए डिलियल ने फिलिप से बनवाया और उस पे स्पेल कास्ट करके उसे सुपर नेचुरल बना दिया और यहीं से ये बॉक्स हेल और अर्थ के बीच का गेटवे बन गया और उसका नाम पड़ा लेमार्शन या लेमेंट कॉन्फ़िगरेशन। उस डीमन का नाम था एंजेलिक और एंजेलिक अब सिर्फ उसी के कमांड्स फॉलो करेगी जिसने उसे यहाँ बुलाया है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो हेल के किसी काम में बाधा न बन जाए। A summoned demon is yours to command unless you stand in hell's way। यानी अगर कोई ऐसा काम जिससे हेल का फायदा होगा और अगर डिलियल तक उसे रोकने उसके रास्ते में आएगा तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगी। और एंजेलिक जो है वो हेल के गॉड यानी लेवाइथन की बेटी है, यानी हेल की प्रिंसेस है। खैर, फिलिप ये सब देखकर समझ गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अपनी गलती सुधारने वो एक ऐसी मशीन बनाने लगा जो उस बॉक्स के किए काम को उलट सके या हेल का गेट बंद कर सके। इसके लिए उसने एक नया मशीन भी डिजाइन किया, लेकिन उस पजल बॉक्स के बिना उसे बना पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए एक रात वो डिलियल के मैंशन पर उस बॉक्स को चुराने पहुंचा तो देखा कि डिलियल तो मरा पड़ा है और जॉक एंजेलिक के साथ लगा पड़ा है। जॉक ने डिलियल को मारकर एंजेलिक को अपना गुलाम बना लिया। इसे इग्नोर करके वो सिर्फ उस बॉक्स को हासिल करना चाहता था, लेकिन डिलियल के अचानक होश में आने से वो पकड़ा गया, जिसके बाद डिलियल मर गया। जॉक ने फिलिप को बताया कि अब इस दुनिया में डीमंस का राज होगा जिसका जिम्मेदार तू होगा। इस बॉक्स को बनाने से फिलिप और उसके पूरे ब्लड लाइन यानी उसकी आने वाली सारी पीढ़ी को श्राप लग चुका था जो चलेगा समय के अंत तक। जॉक एंजेलिक को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है और वो उसे मार देती है, लेकिन उसे खोजते हुए जेनेविव वहां पहुंचती है जिसे फिलिप अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ मिलता है। वो उससे खुद को और उनके बच्चे को बचाने को कहकर दम तोड़ देता है। पॉल बताता है कि एंजेलिक ने उस डिजाइन के कई सारे बॉक्सेस बनवाए थे जिससे वो चाहती थी कि हेल का दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाए, उसे कभी कोई बंद ना कर पाए, लेकिन ऐसा बॉक्स कोई बना ही नहीं पाया तब तक जब तक एंजेलिक को फिलिप के वंश के बारे में पता नहीं चल गया। फिलिप के ब्लड लाइन को जो कर्स मिला था उसका रिजल्ट ये था कि उसके ब्लड लाइन में जितने मर्द आते थे उन सबको हेल के मॉन्स्टर, उस पजल और एंजेलिक के सपने आते थे। इन जनरल बुरे सपने बॉक्स और हेल से रिलेटेड। और फिर कई सालों बाद एक दिन एंजेलिक उनमें से एक के सपने में आती है और कहती है कि उसे पता है कि उसके दिल में क्या है। इस हॉरिफाइंग ड्रीम को देखकर उसकी नींद खुलती है और वो बंदा था जॉन मर्चेंट, फिलिप का एक वंशज और पॉल का पूर्वज। पॉल है प्रेजेंट में यानी 2127 में। उसके एंसेस्टर फिलिप की कहानी थी लेट 18th सेंचुरी में और जॉन की स्टोरी है 1996 में, मतलब जब फिल्म रिलीज हुई थी तब। और इन तीनों कैरेक्टर्स को सेम एक्टर ने प्ले किया है जिसके लिए ब्रूस रैमसी की तारीफ तो बनती है। जॉन की वाइफ है बॉबी जिसका रोल किया है किम मायर्स ने, जिनको बहुत से लोग नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 2 फ्रेडीज रिवेंज के जरिए जानते होंगे। और इनका एक जैक नाम का बेटा भी है। जॉन को हमेशा से ऐसे उल्टे पुल्टे सपने आते थे जो कि अब और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगा था अपने प्रोजेक्ट को लेकर। और उसका प्रोजेक्ट और कुछ नहीं बल्कि वो बिल्डिंग या बैंक्वेट कह लो वही है जिसके कंक्रीट पूल में जोई ने पिछले पार्ट के एंड में पजल बॉक्स को दबा दिया था। और लास्ट में हमने बिल्डिंग के वॉल्स पर पजल बॉक्स वाला डिजाइन भी देखा था। मैंने बोला था ना, आप देखना ये 4th पार्ट में कहां से कहां कनेक्ट करेंगे। खैर, जॉन का ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन अब भी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। अब ये कैसा काम है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल बॉबी उसे एक मैगजीन दिखाकर खुशखबरी देती है कि उस बैंक्वेट को बनाने के फलस्वरूप उसकी फोटो उसके कवर पेज पर छपी थी। सारा खानदान कलाकार है बे, कोई टॉय बनाता था, कोई बिल्डिंग तो कोई स्पेसशिप बनाकर बैठा है। वहीं फ्रांस में बैठी एंजेलिक को भी ये मैगजीन दिख गई जिसे देखकर वो समझ गई थी कि फिलिप की ब्लड लाइन खत्म नहीं हुई है। उसे जॉन से मिलने न्यूयॉर्क जाना था क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये बॉक्स बनवाना चाहती है जो हेल के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दे। इसलिए वो जॉक से साथ चलने को कहती है या उसे अकेले जाने देने की परमिशन मांगती है, लेकिन जॉक मना कर देता है। ये सुनकर एंजेलिक मोमबत्तियां बुझाकर मूड बना देती है और जॉक को अपने पास बुलाकर आंखें बंद करने को कहती है ताकि उसे चोट न लगे। इसके बाद वो उसे अपने डीमन वाले नाखूनों की नुमाइश देती है, उसकी पप्पी लेती है और उसे पहला रूल याद दिलाती है कि ऑर्डर देने वाला तब तक ऑर्डर दे सकता है जब तक वो हेल के काम में बाधा न बन जाए।
एंजेलिक जॉन से इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि अगर जॉन इसे इसके मुताबिक बॉक्स बनाकर देगा तो उसे यूज करके ये हेल के दरवाजे हमेशा के लिए खोल सकती है, जिसमें हेल का फायदा है। और इसे जो ऑर्डर मिला था यानी टॉय मेकर की ब्लड लाइन को खत्म करने का, जो तभी पॉसिबल है जब ये जॉन से मिलेगी और उसे मारेगी। जॉक को उसे मना करने का बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। एंजेलिक ने उसका दिल ही बाहर निकाल दिया और एंजेलिक ने ही इसे अभी तक अपने पावर से जिंदा रख रखा था, वरना ये तो नॉर्मल इंसान था। ये कहाँ 18th सेंचुरी से अभी तक 20th सेंचुरी तक जी पाता। खैर, इतने बड़े आर्किटेक्चरल सक्सेस के बाद जॉन अपने गेस्ट के सामने स्पीच दे रहा था कि तभी उसे दिखी उसकी ड्रीम गर्ल, जो उसके सपनों में आती थी। उसे देखकर वो चौंक गया था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे स्पीच निपटा दिया। जॉन के वहां से चले जाने के बाद एंजेलिक वहां एक दूसरे बंदे को सेड्यूस करके बातों में फंसाकर बिल्डिंग के बेसमेंट में ले आई। वो उसको आंख बंद करके एक गेम खेलने को कहती है और वहां की एक पिलर को तोड़कर उसके अंदर से निकालती है वही पजल बॉक्स। फिर वो उसे बॉक्स पकड़ा देती है जो देखते देखते मूव करने लगता है और फिर उसमें से निकलते हैं चेन्स जो सीधा जाते हैं उसकी बॉडी में। फिर चेन्स उसे छोड़ देते हैं तो वहां का दीवार फाड़कर एक और चेन निकलता है जो उसे घसीट कर ले जाता है। और फिर वहां आता है पिनहेड जो एंजेलिक को देखते ही पहचान गया था कि ये तो मालिक की ही लड़की है। और इन दोनों के बीच थोड़ा अनदेखा सा बहस या कॉन्फ्लिक्ट थ्रू आउट द मूवी चलता रहता है, क्योंकि जब से एंजेलिक अर्थ पे आई है तब से हेल के ऑर्डर्स में काफी बदलाव आ चुका है। दोनों की आइडियोलॉजीज और बिलीव्स काफी चेंज हो चुके हैं। वहां की दीवारों पर बॉक्स की डिजाइन देखकर पिनहेड सोच में पड़ गया था, तो एंजेलिक ने उसे बताया कि जिस बंदे ने इसे बनाया है उसका कोई पूर्वज हमें खत्म करना चाहता था, लेकिन वो तो नहीं कर पाया, पर अगर ये बंदा सफल हो गया तो हमारा खेल सच में खत्म है। अगले दिन वो जॉन से मिलने उसके ऑफिस में पहुंच गई, जहां उसकी नजर पड़ी उसी बॉक्स डिजाइन पर जिसे बनाया था फिलिप ने। जॉन बताता है कि वो उस पे काफी सालों से रिसर्च कर रहा है और वो इसके अंदर मिरर और लेजर्स की मदद से इनफाइनाइट लाइट क्रिएट करना चाहता है, जो कि अपने ही रिफ्लेक्शन से हमेशा के लिए जलती रहेगी, कभी भी नहीं बुझेगी। और यही मैकेनिज्म एक ट्रैप का काम करेगी, लेकिन उससे कुछ तो छूट रहा है जिससे उसका ये आइडिया काम नहीं कर रहा है और लाइट्स कुछ ही सेकंड्स बाद बंद हो जा रही हैं और इसी चीज का इसे काफी स्ट्रेस भी होता है। एंजेलिक की ये देखकर हालत खराब हो रही थी, क्योंकि यही था वो बॉक्स जिससे डीमंस को डिस्ट्रॉय या हेल का गेटवे बंद किया जा सकता था, और इस बॉक्स का नाम था एलिजियम कॉन्फ़िगरेशन। चाहती तो वो जॉन को यहीं मार सकती थी, लेकिन उसे बॉक्स भी तो चाहिए, जिसका रीजन आपको पता ही है। इसलिए उससे काम निकलवाने के लिए वो उसके करीब आने लगी, लेकिन जॉन ने रेजिस्ट किया तो वो वहां से चली गई। हाँ, पर रात में जॉन को एंजेलिक के साथ फैक्स मशीन चलाने के सपने बराबर आ रहे थे। जॉन के बिल्डिंग में पिनहेड और एंजेलिक ने अड्डा जमा लिया था और उनके साथ एक और काफी डेंजरस जानवर भी था। यहाँ एंजेलिक और पिनहेड के आइडियोलॉजीज का डिबेट काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है, जहाँ एंजेलिक का मानना था कि लोगों को टेम्पटेशन देकर उन्हें सिड्यूस करके मारना चाहिए, वहीं पिनहेड का मानना था कि वो बस तकलीफ देने के लिए बने हैं, उसके अलावा उन्हें और कोई रास्ता नहीं चुनना चाहिए। कहने का मतलब है सीधा काट पीट टॉर्चर वाला रास्ता, फैक्स फूक्स बाद में। और पिनहेड अपना पल्लड़ा भारी करने के लिए वहां लगे मिरर्स का सहारा लेता है और एंजेलिक से कहता है कि तू भले ही अपने असली चेहरे को ना देख पा रही हो, लेकिन मैं उसकी बदबू यहाँ तक सूंघ सकता हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ वायलेंस और सफरिंग पहुंचाने के लिए बने हैं, इसलिए अपने अंदर झांक और अपने काम पर फोकस कर, क्योंकि आखिर में तू वही है, एक राक्षस। उनके कुत्ते की आवाज वहां के दो गार्ड्स को सुनाई देती है जो थे जुड़वा भाई। दोनों को एक अननोन दरवाजा दिखता है जिसके अंदर वो चल देते हैं। जहां मामला इंटेंस होता जाता है तो वो अपने गन्स निकाल लेते हैं और रास्ता उन्हें इवेंचुअली लेकर जाता है पिनहेड के अड्डे में, जहां वो उसे गोली मारने की धमकी देते हैं, लेकिन तभी पिनहेड उन्हें चेन से बांधकर सेनोबाइट बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। उनके पीछे से एक ड्रिल जैसा मशीन निकला जो समहाउ उन दोनों के फेस को एक करने लगा और देखते देखते वो बन गए सायामीज ट्विंस सेनोबाइट्स। उन दोनों के नेम टैग में ब्रैडली नाम लिखा था, जो पॉसिबली पिनहेड के एक्टर डग ब्रैडली को होमेज हो सकता है। इसके बाद पिनहेड एंजेलिक से कहता है कि तुम्हारी खूबसूरती का छल किसी काम का नहीं है, इससे वो जॉन झांसे में नहीं आने वाला। उससे काम निकालना है तो उसे दर्द देना होगा। जॉन जब अपने घर पहुंचता है तो उसे बॉबी और जैक नहीं मिलते और घर का सामान भी बिखरा पड़ा था, क्योंकि पिनहेड जॉन के आने से पहले ही उन दोनों को अपने साथ ले गया। जॉन को वहाँ फिलिप वाले डिजाइन पर मैगजीन का कवर पेज दिखा जो नाइफ से पिंड था और उसमें से खून भी निकल रहा था। उसे देखकर वो समझ गया था कि उसे कहाँ जाना है और फिर वो जल्दी से पहुंचा उसी बिल्डिंग पर, जहाँ 7th फ्लोर पर उसे मिलती है उसकी फैमिली, लेकिन साथ में मिलता है पिनहेड का पेट सेनोबाइट चैटरर बीस्ट।
फिर वहाँ आता है पिनहेड, जिससे जॉन उन दोनों को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। पिनहेड उसे कहता है कि इस बॉक्स की तरह जो तूने इस बिल्डिंग में एक बॉक्स बना रखा है उसे जैसे भी करके ठीक कर और हेल का गेटवे हमेशा के लिए खोल। जॉन मान जाता है और पिनहेड उन्हें नीचे ले जाने लगता है, पर जॉन चालाकी करता है और बॉबी को सीढ़ियों से और जैक को लिफ्ट से भगा देता है। खुद वो चला जाता है पिनहेड का सामना करने, लेकिन पिनहेड ने कहा कि ये सब मजाक का समय नहीं है मेरे पास अभी, जल्दी अपना काम शुरू कर। बॉबी के पीछे पड़ जाता है चैटरर बीस्ट, जिससे बॉबी जैसे तैसे खुद को बचाती है और बॉक्स उसके हाथ लगने पर वो उसमें उंगलीबाजी करके उसे भेज देती है वापस हेल में। जॉन नीचे पहुंचता है तो देखता है कि एंजेलिक ने जैक को दबोच रखा है। वो उसे जल्दी से काम पर लगने को कहती है और जॉन को मजबूरन वहाँ लेजर लाइट्स यानी फिलिप वाला मशीन मॉडल चलाना पड़ता है, जिससे काफी सारे लाइट्स तो रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन वो फेल हो जाता है। ये देखकर पिनहेड को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉन के गले में एक चेन घुसा देता है, जिसके एंड में 2 चक्कू थे जो चेन पुल करने पर उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं। जॉन इज डेड। तभी वहां आ जाती है बॉबी, जो उन्हें बॉक्स की मदद से हेल वापस भेज देती है, लेकिन वो दोनों अपनी पूरी पावर लगा रहे थे, जिससे वहां सब कुछ तहस नहस हो रहा था। पर इवेंचुअली दोनों गए वापस अपने घर और बॉबी और जैक जिंदा बच गए। जैक की जनरेशन आगे बढ़ी और बहुत सालों के बाद जन्म हुआ पॉल का, जिसे जनरेशनल कर्स के कारण सपने आते थे और उन्हीं सपनों से इसे सारा इतिहास पता चला है। उसने तभी से ठान लिया था कि जो उसके पूर्वज ठीक नहीं कर पाए उसे वो ठीक करेगा और इस श्राप को खत्म भी करेगा। जब शुरू में इसने रोबोट के जरिए बॉक्स सॉल्व किया था, तब उसने जानबूझकर सेनोबाइट्स को यहाँ बुलाया था, क्योंकि अर्थ से मीलों दूर यहाँ वो उन्हें ट्रैप करके डिस्ट्रॉय करने वाला है। पिनहेड के साथ वहाँ आया था उसका पेट बीस्ट, वो सायमीज ट्विंस सेनोबाइट्स, और साथ में एंजेलिक, जिसे पिनहेड ने एक सेनोबाइट बना दिया है। बेटा तू प्रिंसेस होगी अपने घर की। इतनी बड़ी बैक स्टोरी सुनने के बाद भी रिमर उसकी बातें नहीं मानती, तो पॉल उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा, बस मुझे मेरा काम पूरा कर लेने दो। तभी वहाँ की एक मशीन में टाइमर शुरू हो जाता है, जो कि कुछ सोलर अलाइनमेंट की टाइमिंग थी। तभी रिमर का एक टीम मेंबर एडवर्ड वहाँ आकर पॉल को बंदी बनाने को कहता है और बोलता है कि हम यहाँ से निकलने वाले हैं। उनमें से पार्कर नाम का कमांडो पॉल का कैबिन चेक कर रहा था और तभी उसे आवाज आती है एक बच्चे की, जो हेल्प मांग रहा था। पार्कर को लगा पॉल ने यहाँ बच्चा कैद कर रखा है, इसलिए वो सील्ड गेट का लॉक तोड़ देता है और चला जाता है अंदर, जो कि इसे गलती से भी नहीं करना चाहिए था। पिनहेड ने बच्चे की आवाज निकाल कर इसे झांसे में ले लिया और उसके अंदर आते ही उसका अंदर बाहर निकाल दिया, यानी उसे जिंदा ही स्किन कर दिया। फिर वो और बाकी सेनोबाइट्स बाहर निकलकर पॉल का सारा प्लान देख लेते हैं और पिनहेड उन्हें सबको मार डालने का ऑर्डर दे देता है। पार्कर के मरने की खबर जल्द ही फैलती है, जिससे हर कोई सतर्क हो जाता है। सब गन्स लेकर कातिल को खोजने लगते हैं। एक कमांडो को एंजेलिक अपने इल्यूजन में फंसाकर मार डालती है और एक चेम्बरलेन नाम का कमांडो पिनहेड को देखकर भागता है और पिनहेड भी उसे चैटरर का खाना बनने के लिए छोड़ देता है। चेम्बरलेन की चीखें सुनकर रिमर पॉल को उसका काम पूरा करने के लिए फ्री कर देती है और उनके पास मुश्किल से 10 मिनट का समय बचा था। सबको मरता देख एडवर्ड गुस्से में आकर सेनोबाइट्स को मारने जाता है, तो पॉल उससे कहता है कि तुम्हारी गन किसी काम की नहीं है, लेकिन एक चीज काम की है जो तुम्हें मिलेगी उसी रूम में जहां मैंने सेनोबाइट्स को बंद कर रखा था। वो बात कर रहा था उसी पजल बॉक्स की, जो एडवर्ड को वहां मिल भी जाती है, लेकिन तभी वहां एंजेलिक और ट्विन सेनोबाइट्स आ जाते हैं। एडवर्ड उस बॉक्स को यूज करना चाह रहा था, लेकिन उससे कुछ हुआ ही नहीं और एंजेलिक ने उससे बॉक्स छीनकर उसे ट्विन सेनोबाइट के हवाले कर दिया। दोनों पहले अलग हुए और फिर एडवर्ड को जकड़कर उसे भी अपने साथ शामिल कर लिए। पॉल के पास ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहा था, लेकिन तभी वहां आ गया पिनहेड। पॉल ने वहां के एक डिस्प्ले में अर्थ की लाइव फीड चला दी, जिसे देखकर पिनहेड अर्थ और इंसानों की बुराई करने लगा और मौका देखकर पॉल वहां से एक रिमोट लेकर भाग गया। उसने रिमर से वापस उसके शटल से यहाँ से चले जाने को कहा, क्योंकि वो खुद को यहीं सैक्रिफाइस करके सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाला था। रिमर को वहां से जाना पड़ता है, लेकिन चैटरर उसके पीछे लग जाता है, जिसे रिमर एक प्रेशर चेंबर में लॉक करके उस चेंबर का प्रेशर पूरा बढ़ा देती है, जिससे चैटरर के चीथड़े हो जाते हैं। पिनहेड फाइनली पॉल को घेर लेता है और पॉल का मुंह अब देखने लायक था, पर ये सब बस एक इल्यूजन था। पॉल बस उस टाइमर के पूरा होने का इंतजार कर रहा था। सही समय आने पर वो वहां से गायब हो गया, क्योंकि वो तो बैठा था रिमर के साथ उसके शटल में। पिनहेड को उसने होलोग्राम से पागल बना दिया और अब पिनहेड का मुंह देखने लायक था। जल्दी से पॉल ने उस रिमोट से एक सैटेलाइट को एक्टिव कर दिया, जिससे एक लेजर बीम निकली और जो स्टार्स वहां अलाइन हुए थे उनके रिफ्लेक्शन से बन रहा था एलिजियम कॉन्फ़िगरेशन, यानी वही बॉक्स जिससे डीमंस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसका स्पेसशिप और
और कुछ नहीं बल्कि वही बॉक्स था जिसे फिलिप और जॉन बनाना चाहते थे। जो काम इसके पूर्वज नहीं कर पाए वो इसने कर दिखाया और अर्थ से बहुत दूर इसने एक अनबीटेबल ट्रैप बना डाला जिसमें अब सारे सेनोबाइट्स फंस चुके थे। लाइट्स के रिफ्लेक्शन से वो बॉक्स बंद हो रहा था और पिनहेड को पेन वाला प्लेजर मिल रहा था। देखते देखते वो बॉक्स पूरी तरह बंद हो गया और बंद होते ही डिस्ट्रॉय भी हो गया और साथ ही डिस्ट्रॉय हो गए सारे सेनोबाइट्स और हेल का गेटवे। पॉल और रिमर शटल में बैठकर अर्थ की तरफ निकल पड़े और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो गाइज़ यूजुअली मैं बोलता नहीं लेकिन आज बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी। मतलब सिर्फ लिखने में मुझे 3-4 दिन लग गए और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों था। शायद टाइम ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट था इसमें, उसके वजह से ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था या फिर और कोई रीज़न था, पता नहीं मुझे। लेकिन चीज़ें इसमें काफ़ी क्रिएटिव थी और बहुत सारे ऐसे सवाल भी थे जिनके जवाब नहीं मिलते, तो उन पर भी बहुत टाइम जाता है। पर इतना टाइम मुझे पहली बार लगा और मुझे पता है कि यहाँ तक कोई देख भी नहीं रहा होगा। खैर, और हाँ, फिल्म थोड़ी कंफ्यूजिंग थी और अगर आप फिल्म देखोगे तो समझ पाओगे कि कई सीन्स में कैरेक्टर क्या करना चाहता है या क्या करने वाला है वो चीज़ वो सीधा सीधा नहीं बताएगा, बल्कि वो सिर्फ एक डायलॉग बोल देगा जिससे आपको समझना होगा कि इसके कहने का मतलब है क्या। आई नो ऐसी बहुत सी फिल्म्स होती है, लेकिन भैया यहाँ बात हो रही है हेलरेजर की, वो भी चौथे पार्ट की। इसमें पहले से ही कंफ्यूजन है कि भाई तुम नए कैरेक्टर्स हो, पहले वाले का क्या हुआ? क्या पिनहेड फिर से लेवाइथन का सर्वेंट बन गया है? क्या अब भी वो किसी से पजल बॉक्स नहीं छीन सकता? ऐसी कई सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिलता, ना मिलने वाला। अगर इसके आगे के पार्ट्स में होगा भी तो मैं भूल चुका, उन्हें देखकर मुझे याद नहीं, आगे बढ़ो। खैर, जो भी था वीडियो बन गई और इसी के साथ हेलरेजर मेन सागा खत्म होती है। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना यार। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, सिर्फ वीडियो देखते हैं। खैर, अब क्योंकि ये इस फ्रेंचाइज की आखिरी फिल्म है जिसे हम कवर कर रहे हैं, इसके बाद सीधा वीडियो आएगी हेलरेजर 2022 वाली मूवी पे। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ चीजें बताता हूँ आपको। तो देखो, आपके मन में इस फिल्म सीरीज को लेकर जो भी सवाल होगा उन सब का आई एम प्रीटी श्योर आपको जवाब मिल गया होगा, जैसे सेनोबाइट्स, पजल बॉक्स, लेवाइथन, इसकी फाइनल गर्ल्स वगैरह वगैरह। इसलिए मैंने 4th पार्ट तक इसे कवर किया ताकि पजल की कहानी भी पूरी हो जाए और हम क्लासिक्स के साथ इस यूनिवर्स को और थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लें। इसके आगे के पार्ट्स में मैं सिंपल भाषा में बता दूं कि ऑलमोस्ट हर एक पार्ट में वो पजल बॉक्स कभी किसी कैरेक्टर के पास कभी किसी कैरेक्टर के पास होता रहता है, फिर वही सब सेनोबाइट्स का चक्कर और लिटरली पूरी फिल्म जाती है साइकोलॉजिकल। क्या चल रहा है फिल्म में, क्या सच है, क्या इल्यूजन है, साला एक बार मूवी देखने पे समझ आएगा ही नहीं। और इतनी बोर करती हैं फिल्म्स की दोबारा देखने के लिए चाहिए जिगरा। मेरे पास तो नहीं है भैया जिगरा, मैं एक बार उनको देख लिया उतना ही बस हो गया मेरे लिए। और ये सब आप उसके मुंह से सुन रहे हो जिसे हॉरर पसंद है, जिसे ये हेलरेजर फ्रेंचाइज ये यूनिवर्स पसंद है, तो सोचो फिर मूवीज का लेवल। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आप इसके बाद कौन सा पार्ट देख सकते हो, कौन सा नहीं देख सकते, बाकी आपकी इच्छा है। हाँ, लेकिन जो 2022 में आया था इसका रीबूट, उसमें कुछ खास है, वो फिल्म है टक्कर की, इसलिए मैं उसको कवर कर रहा हूँ, वरना मैं यहीं छुट्टी लेने वाला था। खैर, यह पार्ट आखिरी फिल्म थी जिसे थिएटर्स में लगाया गया था, क्योंकि बोलते हैं कि इसी के साथ हेलरेजर मेन सागा खत्म हो गई थी, जो कि हो भी गई, मतलब बॉक्स और सेनोबाइट्स खत्म हो चुके हैं। तो इसके आगे के पार्ट्स जो डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज हुए थे उनमें पार्ट 3 से पार्ट 4 के बीच के इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं। इस फिल्म को LA के मैग्नन बिल्डिंग नाम के बिल्डिंग के अंदर शूट किया गया था, जिसके रूमर्स थे कि वो बिल्डिंग हॉन्टेड है और शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ी थी, जैसे कि इसके जो सिनेमेटोग्राफर होने वाले थे उन्हें बीच में ही काम छोड़ना पड़ा और पार्ट 3 के सिनेमेटोग्राफर ने इसका काम संभाला। इसके असिस्टेंट डायरेक्टर को किसी इमरजेंसी के कारण शूट छोड़कर जाना पड़ा। बहुत से क्रू मेंबर्स को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने लगे थे और एक ही हफ्ते के अंदर आर्ट डिपार्टमेंट और कैमरा क्रू डिसमिस हो चुका था, यानी काम पूरा रुक चुका था। और इस शूट को डग ब्रैडली ने कहा था द शूट फ्रॉम हेल। इसके 2 डायरेक्टर केविन येगर और जो चेपेल इसलिए है क्योंकि केविन ने जो फाइनल फिल्म बनाई थी वो थी 110 मिनट की, और इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर मिरामैक्स को फिल्म पसंद आई नहीं, तो उन्होंने बहुत सारे सीन्स रीशूट करवाए थे। और जो रीशूट हुए थे सीन्स, वो रीशूट नहीं थे बल्कि वो पूरे नए सीन्स थे, और उन्हीं सीन्स को डायरेक्ट किया था जो चेपेल ने। और जो वाला वर्जन 82 मिनट का था जिसका ब्रेकडाउन हमने देखा। न्यू सीन्स में काफी कुछ चेंजेस हुए थे, जैसे कैरेक्टर्स के बीच की रिलेशनशिप, एक हैप्पी एंडिंग और एक नया ओपनिंग सीन। केविन वाले वर्जन में पिनहेड ओपनिंग सीन में नहीं था, इसे रिप्लेस करके पिनहेड को ओपनिंग सीन में डाला गया, वरना पिनहेड तो काफी बाद में आया था एंजेलिक के बुलाने पर। केविन को नए सीन्स कुछ खास पसंद आए नहीं, इसलिए उन्होंने इस काम को डिसओन करना सही समझा, और इसलिए फिल्म के क्रेडिट्स में उनके नाम के जगह एलन स्मिदी का नाम आता है। और ये नाम कोई भी डायरेक्टर
कैरेक्टर अपने प्रोजेक्ट को डिसऑन करने के लिए यूज कर सकता था 2000 तक, उसके बाद का मुझे पता नहीं। खैर तो गाइज एंड गर्ल्स, यही था हेलरेजर ब्लड लाइन की वीडियो में। आई होप मैंने सब कुछ सही से एक्सप्लेन कर दिया और आपको सब कुछ समझ आ गया है। अगेन, अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नीचे इंस्टा वगैरह का लिंक भी मिल जाएगा जहां आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो इसी के साथ योर हॉरर होस्ट एंड घोस्ट साइनिंग ऑफ।